शरद पवार और अजीत पवार में दूसरी बार मुलाकात पुणे में हुई है और इस मुलाकात से महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल काफी ज्यादा परेशान हैं। बात उद्धव ठाकरे तक पहुंच गई है और उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर दी है और अभी ये बातें हो रही हैं कि महाविकास आघाड़ी की अब जो अगली बैठक होगी उसमें शरद पवार से इस बारे में चर्चा भी की जाएगी, जिसमें से शिवसेना में जिम्मेदारी संजय राउत को दी गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं। सर, एक के बाद एक मीटिंग जब से अजीत पवार अलग हुए हैं एनसीपी से, शरद पवार से, मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है। उन्होंने यहाँ तक कल कह दिया शरद पवार ने कि वो मेरे बेटे जैसा है, मैं पिता के तुल्य हूँ उनके। तो घर में जब किसी के साथ आप बात करते हैं तो किसी की इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस मामले में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया का जो एक विपक्ष का अलायंस बना है, अगर शरद पवार फेम के इतने बड़े चेहरे अगर बार बार बीजेपी के साथ गए हुए किसी घटक दल के नेता के साथ मिलते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, और इस बात को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि पवार साहब के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, परंतु एक कन्फ्यूज़न पड़ा हुआ है कि अगर चाहे आपकी पार्टी ही टूटी और आपकी मर्ज़ी के बगैर बीजेपी से अलायंस हुआ तो फिर आप ऐसे नेता का स्वागत करने कैसे जा सकते हैं? देखिए, एक बात ये है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सब जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे, और 3 दिन के बाद उनको पार्टी में लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो मैं समझता हूँ एक तरफ जेल है, एक तरफ मिनिस्ट्री है। आपको चुनना है, क्या करें, क्या चुनना है आपको जेल जाना है या मिनिस्ट्री चुनना है? अगर किसी के खिलाफ इस तरह से माइक लेके कह दिया जाए ये भ्रष्टाचारी करप्टेड हैं और इनको जेल भेजा जाएगा और फिर उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में एक कन्फ्यूज़न पैदा होगा कि ये हो क्या रहा है देश में। नवाब मलिक साहब की बेल नहीं रोई थी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अक्लमंदी से काम किया। उन्होंने जो है वो अजीत पवार साहब के खेमे में आ गए और हाथ दे फ़ौरन बेल हो गई। अभी बहुत सारे लोगों का नाम था उसके अंदर, तो मैं अभी और भी कहूँगा उन लोगों से जो लोग जिनके ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं से दबाव है ईडी का, इनकम टैक्स का और पुलिस का, तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो लोग भी चले जाएँ उसी पार्टी में, बच जाएंगे। अगर यही है कि वहाँ जाने के बाद एक ऐसी मशीन है जिसमें 5 मिनट के अंदर धुल के साफ हो सारा भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, या तो फिर अगर भ्रष्टाचार नहीं था तो प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे कि कैसे आपने भ्रष्टाचारी खाया, इनको जनता का जवाब दें। तो ये कन्फ्यूज़न है देश में, तो अपने आप को बचाने के लिए भी लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आपको लग रहा है शरद पवार भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में शामिल होते हैं कि कहीं ना कहीं वो अजीत पवार के साथ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वापस वो मोदी के पास जा सके, क्योंकि मोदी तो हमेशा से उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते ही रहे हैं। जब भी उनसे मुलाकात करते हैं तो अभी आपने देखा था तिलक के जो एक प्रोग्राम है पुणे में, उनसे मुलाकात हुई थी बाल गंगाधर तिलक के, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बातें हो रही थी, जो तस्वीरें सामने आई थी खिलकर, उस पर क्या कहें? मैं कुछ नहीं कर सकता, कन्फ्यूज़न है। देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो जो ज़मीन पे सच्चाई दिख रही है बोल रहा हूँ। मैं अजीत पवार साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत अच्छे नेता हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन अगर चाहे ऐसा हो गया कि अपनी जो हमारा इंडिया जो बनी है अपोजिशन में, अगर उसमें टूट हो जाएगी तो बहुत सारे लोग उम्मीदों पानी फिर जाएगा। सर, थाने में सिविल हॉस्पिटल में एक बड़ी घटना हुई कि करीबन 24 घंटे में सिर्फ 18 लोगों की मौत हो गई और यह आंकड़ा अभी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और नेग्लिजेंस का मामला नहीं आया है, लेकिन गृह जिला ठाणे में ये घटना हुई है जो मुख्यमंत्री का आता है। आप उस घटना को किस तरीके से देखते हैं सर? इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत वहाँ पर हॉस्पिटल में हो रही है, कहीं ना कहीं अफरा तफरी मची हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब जो है सरकार बदल गई है। अब सरकार बीजेपी और शिवसेना की इनके साथ में आ गई है। अजीत पवार साहब हैं, हमारे शिवसेना के लीडर उसके अंदर हैं, तो सिचुएशन ख़राब हो गई ऐसा कुछ नहीं, पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसी है। कोई दूध का धुला नहीं है। अगर कोई आगे नेता बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो ये पहले भी होता रहा है, लेकिन इन सरकारों को सरकारी अस्पतालों को बहुत ही चुस्त पुस्त करना चाहिए। वो ऐसा लगता है ना कि जहाँ जाओ गंदगी है, चारों तरफ महक बदबू आ रही है,
हाँ स्थिति पहुँचते ही लग जाता है ना कि जैसे किसी झोपड़पट्टी के अस्पताल में आ गया अपन, और उसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कितना फंड दिया जाता है, बिल्डिंग कितनी शानदार बनती है, लेकिन वही प्राइवेट छोटे से नर्सिंग होम में चले जाओ तो कितना खूबसूरत, इतना साफ सुथरा रहता है। दवाएं गरीब लोग बेचारे, प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं हम सब फ्री कर दिया हमने, इतने करोड़ लोगों का दवा फ्री, इलाज फ्री होगा, लेकिन जो उनका पैमाना है दवा देने इलाज करने का, उसमें बढ़ते ही नहीं, लोग मजबूर हो जाती है, वही एक पैसा लगेगा नहीं, लेकिन सब परेशान है। तो मैं समझता हूँ कि सरकारी अस्पतालों के हालात बहुत ही ख़राब है। अगर आपको MRI करना है तो बोले 3 हफ्ते बाद आओ, कोई और चेकिंग करना है तो बोले 2 हफ्ते बाद आओ। अरे भाई बीमार है आदमी की जान निकल रही है, उसको MRI करना है तो आप 3 हफ्ते बाद बुलाओगे, जब तो मर जाएगा बचेगा। तो ये हालत हुआ है। दवाएं जो कि जिस कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दवाएं नहीं सप्लाई सही हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो दवाएं रोज जो है जो डॉक्टर्स हैं उनका जो है सामने जो मेडिकल स्टोर खुला हुआ है उनकी सेटिंग पड़ी हुई है, वहाँ से कमीशन मिलता है उनको, वो सब लिख के देते हैं, जाओ दवा वहाँ से ले लो, गरीब आदमी बेचारा भागा हुआ फिर रहा है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा है। अफसोस है कि गरीब आज बेचारा इलाज के लिए दर दर फिर रहा है और इतने सारे लोगों की मौत हो गई है। सरकार को जवाब देना चाहिए क्या हो रहा है, हम मंत्री को जवाब देना चाहिए क्या हो रहा है। ये लोग सिर्फ किस में लगे हुए हैं, लव जिहाद, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, कहीं जाके जो है धर्म संसद करो, इसको मार देंगे, ये कर लेंगे, हेट स्पीचेस हो रही हैं, नफरत बढ़ रही है आपस में, इस पे लगे हुए हैं। इनको देश का डेवलपमेंट हो, अस्पताल अच्छे बने, लोगों का इलाज हो, लोगों को शिक्षा मुफ्त मिले, लोग जो हैं नौकरी मिले, लोगों को रोजी रोटी कपड़ा और मकान मिले, इसकी चिंता नहीं है। 2014 के बाद देश की हालत यही चल रही है। सर ममता बनर्जी, आपकी जब INDIA विपक्ष के गठबंधन की बात होती है तो एक बड़ा चेहरा उनका माना जाता है। बेंगलुरु में जो उनकी बैठक हुई थी वहां पर वो काफी ज्यादा राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी और उनको एक अच्छे नेता के तौर पर मान रही थी, लेकिन आज कोलकाता में जो उनका प्रोग्राम हुआ था वहां पर भावी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको प्रेजेंट किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता है उन्होंने तो स्पेशल 26 को लेकर ट्वीट भी कर दिया कि जो टोपी थी उसमें जो पहले प्रधानमंत्री बनने के दावेदार के लेकर चिट्ठी डालनी थी वो तो अब ममता बनर्जी की तरफ से डाल दी गई है। तो इसको घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं सर? दावेदारी शुरू हो गई है, इंडिया बनते ही अभी तीसरी मीटिंग तो मुंबई में होने वाली है, उससे पहले ही प्रधानमंत्री पद के लेकर उम्मीदवारी खड़ी हो गई है। मैं भी दावेदार हूँ, अखिलेश ज़्यादा बनना चाहिए प्रधानमंत्री, मैं भी कह रहा हूँ। उधर बिहार के अंदर अब अपना वहाँ के नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लालू जी का बेटा भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि सबके ख्वाहिशात हैं, लेकिन इलेक्शन होगा, सब मिल के बैठेंगे और उसके बाद जो तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन कार्यकर्ता और जो उनके जो लोग हैं आगे, उन सब चाहते हैं कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने। मैं भी चाहता हूँ मेरा नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमने कोई एक जिद पकड़ लिया है कि नहीं हमारी सीटें कम आएंगी, हम बहुत कुछ रहेंगे तो हम नेता बन। इस तरह से वर्कर्स के अंदर जोश आता है कि भाई मेरा नेता बनेगा प्रधानमंत्री, मैं बहुत मेहनत करूंगा, सबसे ज़्यादा सीटें चुन के लाऊंगा। चलने दीजिए, इसको चलनी चाहिए। ज़्यादा लड़कों जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स ही इलेक्शन लड़ाते हैं। वर्कर्स समझेगा कि ममता बनर्जी बनेंगी प्रधानमंत्री तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, अखिलेश यादव जी बनेंगे तो अबू आसिम जाकर वहाँ बहुत मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ें ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसे कोई दरार पैदा हो रही है। सब अपने अपने नेता की तारीफ करते हैं, आने दीजिए वक्त। सर सुरजेवाला कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जो इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। उनका कहना है कि राक्षसी सेना है बीजेपी के नेता, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो उनके नेता हैं वो राक्षस के जैसे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके देखते हैं, जबकि वो कांग्रेस के एक बड़े नेता है? नहीं, कांग्रेस बड़े नेता हैं, लेकिन क्या करेंगे, देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं आजकल ना, बिल्कुल आपने देखा कहाँ कौन से स्टेट में क्या हो रहा है। आपने देखा अभी हरियाणा के अंदर क्या हो गया, किस तरह से हो रहा है। हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ है, 50 किलोमीटर दूरी पे हरियाणा है, और उस स्टेट में जहाँ पे क्या नाम है स्टेट का, वो देखिए जहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं इतने दिनों से, वो चल रहा है मणिपुर नाम भूल रहा था मैं। मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा। तो लोग गुस्से में तो बोलेंगे ना, ये सब चीज़ें ज़रूर बोलेंगे लोग। और इतना आपको लगता है कि शब्दों की मर्यादा थोड़ी इतना अहंकार हो गया है। देखिए ऐसा है ना कि एक्शन के रिएक्शन होता है, एक्शन के रिएक्शन। बहुत सारे शब्द जो हैं बीजेपी के लोग इतने कड़वे बोलते हैं, भारतवर्ष से हिंदू मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। इनके वर्कर्स, इनके लोग, RSS के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। धर्म संसद करके कहते हैं 20 लाख मुसलमानों को मार देना चाहिए। तो जब मार दिया पुलिस वाले ने, 20 लाख में से 4 तो उसने मार दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंसाफ का तकाजा यह है कि जिसने स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों को मार देना चाहिए,
उनके ऊपर भी 120B का क्लास लगना चाहिए जिस पुलिस वाले ने मारा है। देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है तो लोग ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अल्फाज को बहुत ही संभाल के बोलना चाहिए, इसका मर्यादा होना चाहिए, परंतु ऐसा है ना कि गुस्सा हराम होता है। गुस्से में लोग बहुत सारे ऐसा अल्फाज बोल देते हैं और इसके पहले ही बहुत सारे अल्फाज बोले गए। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि लड़की बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जगह बेटी पढ़ाओ बोल दिया उन्होंने। अब उनको निकल गया मुझसे उनके। एक आखिरी सवाल सर, अजीत पवार और शरद पवार की जिस तरीके की मीटिंग चल रही है, आपको लगता है कि इंडिया के गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, शरद पवार के नाम पर ही जो है विपक्षी गठबंधन कई जगहों पर टूटते टूटते बची है। महाविकास अघाड़ी का सृजन भी उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। तो आपको लगता है कि इस बात को लेकर स्पष्ट करना चाहिए जो भी है स्टैंड, कम से कम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो? ये हमारे नेता बात करेंगे पवार साहब से, जो लोग हैं इस गठबंधन में बात करेंगे, लेकिन पवार साहब के ऊपर शक करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। पवार साहब ऐसा काम करना नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा सेकुलरिज्म का झंडा उठाया है। अब अंदर क्या बात चल रही है, कन्फ्यूज़न तो लोगों में आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पवार साहब वहाँ जाएंगे। एक कन्फ्यूज़न तो पैदा कर दिया उन्होंने। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबू आज़मी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चाचा भतीजा के बीच में चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ज़रूर हो गया है। ऐसे में लेकिन भरोसा भी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लगातार अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इस पर इनके पार्टी के नेता और महाविकास अघाड़ी के दूसरे नेता शरद पवार से इस बारे में बात जरूर करेंगे और स्पष्टीकरण मांगेंगे। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।